ओल्ड इज गोल्ड। आपने ये लाइन कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी। मतलब है कि समय के साथ कुछ चीज़ें ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पुरानी चीज़ें सोने जितनी मूल्यवान होती हैं, सोने जितनी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन कई बार ये ज़रूरी हो जाता है कि समय के साथ पुरानी चीज़ों को बदल दिया जाए। यही वजह है कि भारत सरकार द्वारा अब भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 को हाल ही में आम जनता के कमेंट्स के लिए पेश किया गया है। इसके मसौदे को पेश किया गया है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित, इसी मसौदे से संबंधित तमाम प्रावधानों को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर पर बात करेंगे। इसके बाद ये भी जानेंगे कि आखिर सरकार द्वारा इस पूरे विधेयक को लाया क्यों जा रहा है, इस विधेयक को पेश करने की ज़रूरत क्या है। इसके अलावा ये जो भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 है, इस विधेयक के तमाम प्रावधानों को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर किस तरह के प्रोविजन किए हैं, उन प्रोविजंस पर बात करेंगे। उन प्रोविजंस का क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है, उस प्रभाव को भी समझेंगे। साथ ही इस विधेयक की आलोचना किस आधार पर की जा रही है, उसको भी समझेंगे। ये क्यों लोग इस पूरे विधेयक का विरोध कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। अंत में निष्कर्ष पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है। आप इसे भारतीय राज्य व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है व्हाट इज द ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल एंड व्हाट चेंजेस इट एम्स टू ब्रिंग। यानी ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल क्या है, ये जो हाल ही में सरकार द्वारा एक भारतीय दूरसंचार विधेयक पेश किया गया है, इस पूरे विधेयक के क्या प्रावधान है और ये पूरा विधेयक भारत के दूरसंचार पारितंत्र पर, इकोसिस्टम पर किस तरह के प्रभाव डाल सकता है, इसकी वजह से हमें किस तरह के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, उसको लेकर इस पूरी खबर में बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर सरकार द्वारा ये विधेयक लाया क्यों जा रहा है, इस विधेयक की आवश्यकता क्या है। तो यदि आप सरकारी आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में मौजूदा समय में तकरीबन 117 करोड़ दूरसंचार ग्राहक मौजूद हैं, टेलीकम्युनिकेशन कस्टमर्स मौजूद हैं और यही वजह है कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क प्रदाता है। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क मौजूद है। इसकी वजह से ये जो दूरसंचार क्षेत्र है ये भारत में 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करता है और साथ ही भारत का दूरसंचार क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8% से ज़्यादा योगदान देता है। लेकिन इतने महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी, इतना ज़रूरी होने के बावजूद भी इस पूरे क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित जो कानून है, इस पूरे क्षेत्र को एडमिनिस्टर करने के लिए भारत में जो कानून मौजूद हैं वो कानून काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। कौन कौन से हैं वो कानून? तो इन कानूनों में सबसे पहला कानून है और सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885। दूसरा कानून है भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और तीसरा कानून है टेलीग्राफ वायर्स गैर कानूनी संरक्षण अधिनियम 1950। तब इन कानूनों को देखकर ही पता चलता है कि ये जो कानून है ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। 2 कानून तो ब्रिटिश काल के दौरान बनाए गए थे 1885 में और 1933 में, और एक कानून बनाया गया था जब भारत आज़ाद ही हुआ था 1950 में। तो जाहिर तौर पर ये कानून काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, लेकिन मौजूदा समय में अब स्थितियाँ जो हैं वो बदल गई हैं। अब हम अलग समय में जी रहे हैं। मौजूदा समय में भारत में 4G एंड 5G तकनीक मौजूद है, 5G तकनीक का परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो तकनीक है वो भी मौजूद है, उस तकनीक पर भी विचार विमर्श हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्री 4.0 की बात की जा रही है, औद्योगिक क्रांति की बात की जा रही है, औद्योगिक क्रांति 4.0 की बात की जा रही है। साथ ही मोबाइल एज कंप्यूटिंग जैसी नई नई तकनीकों पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है, इन तकनीकों पर भी शोध हो रहा है। तो ऐसे में ये जो नई प्रौद्योगिकियां हैं ये भारत में सामाजिक आर्थिक विकास में काफ़ी ज़्यादा योगदान दे रही हैं। ये जो नई प्रौद्योगिकियां हैं ये भारत के आर्थिक विकास में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। ये भारत में नए नए अवसर पैदा कर रही हैं। तो ऐसे में हमें एक ऐसे कानून की ज़रूरत है, एक ऐसे नियम की ज़रूरत है जो बदलती परिस्थितियों को स्वयं में समावेशित कर सके। जो तकनीक लगातार तेज़ी से बदल रही है उस बदलती तकनीक को अपने अंदर शामिल कर सके, वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो ताकि नई नई तकनीक को आसानी से उसके अंदर शामिल किया जा सके। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा हाल ही में
भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 के मसौदे को, ड्राफ्ट को पेश किया गया है आम जनता के विचारों के लिए, विशेषज्ञों के विचारों के लिए, सुझावों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे विधेयक के प्रमुख प्रावधानों पर बात कर लेते हैं। यानी सरकार द्वारा जो भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 पेश किया गया है, इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या हैं, इस विधेयक में क्या क्या बातें की गई हैं, उन बातों को समझ लेते हैं। तो इस विधेयक में सबसे पहले तो दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा में बदलाव किया गया है। यानी जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, उनकी जो पहले डेफिनेशन पहले दूसरे कानूनों में दी गई थी, 1885 के कानून में, उस कानून में जो परिभाषा दी गई थी उसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश की गई है और इस परिभाषा में ओवर द टॉप OTT संचार सेवाओं को भी शामिल करने की बात की गई है। अब ओवर द टॉप संचार सेवाएं प्रदाता कौन से होते हैं, तो इसमें मुख्य तौर पर व्हाट्सएप जैसी कंपनियां शामिल हैं। बीते दिनों सिग्नल कंपनी काफी ज्यादा प्रचलित हुई थी, ये भी इसमें शामिल है। इसके अलावा टेलीग्राम जैसी कंपनियां ये भी इसमें शामिल है। और इन तीनों कंपनियों में जो कॉमन बात है वो ये है कि ये कंपनियां इंटरनेट के माध्यम से काम करती हैं, ओवर द टॉप काम करती हैं और साथ ही ये जो कंपनियां हैं ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के बेस पर भी काम करती हैं। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या है उसको लेकर हम आगे बात करेंगे, पहले प्रावधानों की बात करते हैं। तो इस विधेयक में ये भी प्रावधान किया गया है कि जैसे जिस तरह से अन्य दूरसंचार ऑपरेटर्स को भारत में लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत कवर किया जाता है, उसी तरह से इन OTT सेवा प्रदाताओं को भी, संचार सेवा प्रोवाइडर्स को भी अब ये लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत कवर किया जाएगा। जिस तरह से जियो कंपनी, एयरटेल कंपनी या फिर आइडिया, इस तरह की जो तमाम कंपनियां मौजूद हैं, जिस तरह से उन कंपनियों को सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, स्पेक्ट्रम लेने पड़ते हैं, उसी तरह से इन कंपनियों को भी सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। सरकार से इन कंपनियों को भी दूरसंचार लाइसेंस की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इस पूरे विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने के लिए, भारत की सोवरेनिटी की रक्षा करने के लिए या फिर भारत में सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए यदि सरकार को जरूरत पड़ती है तो सरकार किसी भी व्यक्ति के कॉल या मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकती है, उस मैसेज को आसानी से पढ़ सकती है, उसको ट्रैक किया जा सकता है, जो कि काफी विवादास्पद प्रावधान है। इसको लेकर हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ विशेष बात यह है कि ये जो पूरा प्रावधान है, इंटरसेप्ट किए जाने का जो प्रावधान है, वो किस तरह से लागू होगा, इसके लिए अभी तक कोई भी स्पष्टता मौजूद नहीं है। क्योंकि ये जो व्हाट्सएप और जो सिग्नल और टेलीग्राम जैसी कंपनियां हैं, ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के बेस पर काम करती हैं। हमने पहले ही बात की थी इस पर, लेकिन इसकी वजह से, इस एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की वजह से इन कंपनियों को इंटरसेप्ट करना, इनकी कॉल को, इनके मैसेज को इंटरसेप्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के दौरान केवल 2 ही लोगों को पता होता है कि किस तरह के संदेश को दूसरे व्यक्ति तक भेजा जा रहा है। इसमें पहला व्यक्ति वो होता है जो संदेश भेजता है और दूसरा व्यक्ति वो होता है जो संदेश प्राप्त करता है। यानी कोई तीसरा व्यक्ति इस पूरे कम्युनिकेशन के दौरान उस संचार में नहीं आ सकता है, ये जान नहीं सकता है कि किस तरह का मैसेज भेजा जा रहा है या फिर कॉल पर क्या बात की जा रही है। तो इस तरह से व्हाट्सएप और सिग्नल और टेलीग्राम जैसी कंपनियों को खुद भी नहीं पता होता कि उनके कस्टमर्स, उनके ग्राहक किस तरह के संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। अब जब व्हाट्सएप को खुद ही नहीं पता कि किस तरह के मैसेजेस ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो वो किस तरह से सरकार को इन मैसेजेस की सूचना देगा। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर काफी ज्यादा अस्पष्टता मौजूद है। इसके अलावा इस पूरे विधेयक के दौरान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई की शक्तियों में बदलाव करने की कोशिश की गई है, शक्तियों को कुछ हद तक सीमित करने की कोशिश की गई है। ये जो पहले ट्राई अधिनियम था, जिस अधिनियम के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को गठित किया गया था, इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया था कि भारत का जो दूरसंचार विभाग है, यदि दूरसंचार विभाग किसी भी एंटिटी को लाइसेंस देता है तो लाइसेंस देने से पहले दूरसंचार विभाग के लिए ट्राई से सलाह लेना जरूरी है। यदि सलाह नहीं लेता है तो लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब ये जो नया विधेयक आया है, इस विधेयक में इस तरह के प्रावधान को, ये जो सलाह लेने का प्रावधान था, इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा ट्राई अधिनियम में ये भी प्रावधान था कि सिफारिश देने से पहले, यदि ट्राई अपनी कोई सिफारिश देता है सरकार को, तो इस तरह की सिफारिश देने से पहले ट्राई सरकार से कुछ दस्तावेज मांग सकता है, कुछ जानकारी मांग सकता है, यानी सूचनाएं अपने पास मांग सकता है। लेकिन ये जो नया विधेयक आया है, ये इस विधेयक में इस प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा ट्राई अधिनियम में ये भी प्रावधान था कि केवल वही अधिकारी ट्राई के सचिव बन सकते हैं जो सरकार में, केंद्र सरकार में या तो सचिव रहे हो या फिर अतिरिक्त सचिव रहे हो। लेकिन अब इस प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया है। अब ट्राई के सचिव जो होंगे वो केंद्र सरकार में सचिव या अतिरिक्त सचिव के नीचे वाली रैंक के अधिकारी भी ट्राई के सचिव के तौर पर नियुक्त किए जा सकते हैं। तो जाहिर तौर पर हम
इन प्रावधानों के माध्यम से देख सकते हैं कि सरकार द्वारा जो ट्राई की शक्तियां थी उन शक्तियों को कम करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इसमें यह भी बात की गई है, इस पूरे विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई स्पेक्ट्रम रखने वाली दूरसंचार इकाई दिवालिया घोषित कर दी जाती है, इंसॉल्वेंट घोषित कर दी जाती है, तो उस कंपनी के पास जो स्पेक्ट्रम मौजूद होंगे वो स्पेक्ट्रम सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगे, केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगे। इससे पहले की व्यवस्था ये थी कि पूरी व्यवस्था के दौरान ये स्पष्ट नहीं था कि यदि कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, दिवालिया होती है, तो उसके जो स्पेक्ट्रम है वो केंद्र सरकार के पास जाएंगे या फिर बैंक के पास जाएंगे। लेकिन अब सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया है कि ये जो स्पेक्ट्रम है ये केंद्र सरकार के पास जाएंगे। इसके अलावा इस पूरे विधेयक के दौरान पहले एक फंड मौजूद था जिसका नाम था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी USOF। अब इस नए विधेयक के माध्यम से इस फंड को टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड यानी TDF से रिप्लेस कर दिया गया है। ये जो पहले USOF फंड था, इस फंड को दूरसंचार कंपनियों के जो समायोजित सकल राजस्व था, जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू था, उस ग्रॉस रेवेन्यू पर 5% सार्वभौमिक सेवा लेवी लगाई जाती थी, यूनिवर्सल सर्विस लेवी लगाई जाती थी, और इसी लेवी के माध्यम से इस पूरे फंड को वित्त पोषित किया जाता था। और इस पूरे फंड का उपयोग मुख्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर उपयोग किया जाता था, कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाता था इस पूरे फंड के माध्यम से। लेकिन अब ये जो नया फंड है टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड, इस फंड का जो वित्त पोषण होगा, इसकी जो फंडिंग होगी वो इसी प्रोसेस के माध्यम से की जाएगी। लेकिन इस फंड के उपयोग को किस तरह से किया जाएगा उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इस फंड का उपयोग मुख्य तौर पर शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने या फिर उन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा जहां अभी तक कोई भी दूरसंचार नेटवर्क मौजूद नहीं है। इसके अलावा इस फंड का उपयोग भारत में दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा इसके माध्यम से कौशल विकास पर भी जोर दिया जाएगा। दूरसंचार क्षेत्र में लोगों को दूरसंचार क्षेत्र में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र को भारत में और ज्यादा विकसित किया जा सके और जो अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क है भारत को उस स्थान तक ले जाया जा सके। तो ये तो बात हुई भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 में किस तरह के प्रावधान किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे विधेयक की आलोचना क्यों की जा रही है, इसका क्रिटिसिज्म क्यों किया जा रहा है, उन प्रावधानों को, उन तर्कों को समझ लेते हैं। तो इसका जो सबसे पहला क्रिटिसिज्म है वो मुख्य तौर पर कॉल और मैसेज इंटरसेप्ट को करने को लेकर है। यानी हमने पहले ही बात की कि इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि सरकार देश के हित में यदि सरकार को लगता है कि किसी कॉल को ट्रेस किया जाना, उसे इंटरसेप्ट किया जाना जरूरी है तो सरकार ऐसा कर सकती है। लेकिन इस पूरे विषय को लेकर ये चिंता जाहिर की जा रही है कि इसके माध्यम से लोगों के निजता के अधिकार का हनन होगा, उनका जो राइट टू प्राइवेसी है उस अधिकार का हनन होगा। इसके अलावा जानकारों द्वारा ये चिंता भी जाहिर की जा रही है कि इस पूरे विधेयक के माध्यम से, इस पूरे कानून के माध्यम से विपक्षी दलों, सरकार द्वारा विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को टारगेट करने की कोशिश की जा सकती है, उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा सकती है। इस पूरे विधेयक का, इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है, जो कि जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय है, क्योंकि यदि ऐसा किया जाता है तो ये भारत के लोकतंत्र को और ज्यादा कमजोर करेगा, लोकतंत्र को प्रभावित करेगा। इसके अलावा इस विधेयक की जो केंद्रीकृत प्रकृति है, जो इसका जो सेंट्रलाइज्ड नेचर है, उसको लेकर भी इसकी आलोचना की जा रही है। हमने पहले ही देखा कि इस विधेयक के माध्यम से एक नियामक प्राधिकरण के तौर पर, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर ट्राई की शक्तियों को काफी ज्यादा सीमित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कई लोग ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार द्वारा शक्तियों का केंद्रीकरण किया जा रहा है, सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है और सारी शक्तियां सरकार के पास ही सीमित हो जा रही हैं, जिसकी वजह से, जो कि जाहिर तौर पर ट्राई की कार्यप्रणाली को प्रभावित करेगा और आगे चलकर एक समग्र तौर पर भारत के लोकतंत्र को भी इसकी वजह से खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो ये तो बात हुई इस विधेयक की आलोचना की, आलोचना क्यों की जा रही है। अब अंत में निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जो विधेयक है ये समय के साथ विकसित हो रही नई प्रौद्योगिकियों को, टेक्नोलॉजीज को कवर करने की कोशिश करता है और साथ ही दूरसंचार क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी जोर देता है। इस विधेयक के माध्यम से स्पेक्ट्रम प्रबंधन को लेकर पहले जो अस्पष्टता मौजूद थी, जो क्लैरिटी मौजूद नहीं थी, उस अस्पष्टता को कम करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इस विधेयक के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और अनुसंधान पर जोर देने की भी बात की गई है, अनुसंधान पर भी बात की गई है, चर्चा की गई है। इसकी इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये विधेयक भारत को भविष्य के लिए तैयार करने के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि हमने पहले ही बात की कि इस विधेयक में कुछ कमियां मौजूद हैं, कुछ इसको लेकर आलोचना जरूर की जा रही है, उन कमियों को दूर किए जाने की जरूरत है। सभी हितधारकों को एक साथ एक मंच पर लाकर इस पूरे विधेयक के साथ
जो तमाम विचार विमर्श हो सकता है विचार विमर्श किया जाना चाहिए, तभी इस विधेयक में जो कमियां मौजूद हैं उन कमियों को समाप्त किया जा सकता है। तो ये तो बात हुई निष्कर्ष की। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा प्रश्न है कि बदलती प्रौद्योगिकी और तकनीक के साथ भारत में दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित कानूनी ढांचे को भी बदलने की जरूरत है। इस कथन के आलोक में भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 की विवेचना कीजिए। यानी सबसे पहले आपको बताना है कि जिस तरह से प्रौद्योगिकी बदल रही है, तकनीक बदल रही है, इस बदलती तकनीक में भारत के दूरसंचार क्षेत्र का जो कानूनी फ्रेमवर्क है उसको बदलने की जरूरत है, उसकी आवश्यकता पर बात करनी है। और साथ ही भारत सरकार द्वारा हाल ही में जो भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 को पेश किया गया है उस विधेयक की भी विवेचना करनी है। वो विधेयक किस हद तक सफल साबित हो सकता है इस पर आपको बात करनी है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि OTT की फुल फॉर्म क्या होती है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।